सीएसईबी रिक्रूटमेंट के तहत जो इसका एग्जामिनेशन जो पैटर्न रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग हम बोलेंगे 80% जो फोकस होता है वो टेक्निकल में होता है और लगभग 20% जो फोकस है वो नॉन टेक पार्ट पे होता है। ठीक है, तो जो 20% जो नॉन टेक वाला पार्ट होता है बेसिकली वो कंप्राइजेस होगा आपका जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट और प्लस आएगा एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला सेक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ वाला जो पार्ट है तो उसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो हमको डील करना होगा और उसमें कौन सा टॉपिक हमारे लिए जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इंडियन हिस्ट्री। देखिए, इंडियन हिस्ट्री एक अपने आप में एक बहुत ही वास्ट पार्ट है यदि हम बात करें हमारे जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एंशिएंट, मिडाइवल एंड दी मॉडर्न। तो एंशिएंट इंडिया के बारे में यदि हम बात करें तो एंशिएंट इंडिया में यदि हमें जहां फोकस करना है वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो IBC मतलब इंडियन वैली सिविलाइजेशन, मतलब जो आपका हड़प्पा काल जो होगा, ठीक है, वो वहाँ पर हमको फोकस करना है। और हड़प्पा काल में भी जो हड़प्पा के जो साइट्स हैं बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फोकस करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो हमें फोकस करना है। वैदिक एज इसके बाद जो आएगा तो थोड़ा सा हमको वहाँ पर फोकस करना होगा। बेसिकली जो वेद वाला जो है कि ऋग्वेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, तो जो ये वाला जो पार्ट है, वेद वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो ऋग्वेद वाला है। मुझे क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है आज से आई थिंक 2010 या 2007 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन था ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन में वहाँ पर से आए हुए हैं, इसलिए मैंने वो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए या फिर आ सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक एज में हम वेद तक ही जाएंगे, चारों वेद तक जाएंगे और जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस वहाँ फोकस हमें करना होगा। इसके बाद यदि हम बात करें मगध एम्पायर का, तो इम्पोर्टेंट है मगध एम्पायर वहाँ पर, और उसमें हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म यदि मैं बात करूँ, मगध एम्पायर के कंपैरिजन में यदि मैं बात करूँ आपका, तो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन दोनों में यदि ज़्यादा बात करूँ मैं आपको, तो बुद्धिज़्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी हमको होना चाहिए। उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना से लेकर, ठीक है, उनके जीवन में जो 4 घटनाएं हुई हैं उनको लेकर एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो बौद्ध काउंसिल्स जो हुए हैं, जो बौद्ध जो सभाएं हुई हैं, 4 जो बौद्ध सभाएं हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, कौन उसके अध्यक्ष थे, ये सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त मिला था, कौन से पेड़ के नीचे मिला था, कौन से नदी के किनारे मिला था, ये सब एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें फोकस करना है। गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैनिज़्म के बारे में बात करें तो जो महावीर स्वामी जी हैं, हमें वहाँ फोकस करना होगा, उनके जन्म को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके ज्ञान प्राप्ति की घटना को लेकर। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब गौतम बुद्ध जी और जो महावीर स्वामी जी हैं उनके रिस्पेक्ट में हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने होंगे वहाँ पर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मौर्य जो काल आएगा उसके बाद द मौर्यन एरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये मगध के बाद मौर्यन एम्पायर हम बोल सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक, तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट बिंदुसार तो नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमें वो डिस्कस करना होगा। ठीक है, कि उनको क्या क्या नाम दिया गया था, उनके कार्यकाल में मेगास्थनीज जो है वो भारत में आया था। ठीक है, उसने इंडिका लिखा था। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमको वहाँ पर क्लियर करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अशोक जो ग्रेट सम्राट निकल के आएगा मौर्य काल का, हमें वहाँ पर फोकस करना है। अशोक के जो स्तंभ उसने स्थापित किए हैं, शिलालेख जो उसने बनवाए हुए थे, हमें वहाँ पर फोकस करना होगा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न पीरियड में हम वहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद डायरेक्टली बहुत कुछ चीज़ों को हम उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो 20 चीज़ें वहाँ पर निकल के आएंगी। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बोल सकता हूँ आपको यहाँ पर। तो जो भी पोस्ट मॉडर्न जो एरा है वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलग अलग वंश वहाँ पर निकल के आते हैं। तो उसके बाद हमें देखना होगा गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेसिकली भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है, गुप्ता
चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू एंड कुमारगुप्त एंड द स्कंदगुप्त। तो ये 5 जो सम्राट तो खैर बहुत सारे निकल के हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन जो मेन जो 5 हैं हमारे लिए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, तो ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना होगा। और हर्षवर्धन मतलब हर्षवर्धन के बारे में हमें जो बेसिक है वो थोड़ा सा वहाँ फोकस करना, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मिडाइवल इंडिया में आएंगे। तो मिडाइवल इंडिया में जो मराठा काल है उतना हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मराठा है, चौहान है, राष्ट्रकूट है, तो अलग अलग वहाँ पर बहुत सारे वंश आए हुए। तो जो मेन जो हमारे लिए रहेगा वो है दिल्ली सल्तनत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश आएगा। इसमें बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे जो सम्राट हैं वो देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, और रजिया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासिका थी उन्होंने क्या किया हुआ है, वहाँ पर बलबन ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया हुआ है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सनालिटी के नाम आप भी सुने होंगे, तो उन्होंने बेसिकली अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए हैं वो एग्जामिनेशन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें फोकस करना होगा दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद यदि हम बात करें तो विजयनगर राज्य भी आता है, लेकिन विजयनगर राज्य हमारे लिए इस एग्जामिनेशन से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आपको जानना होगा। तो आप थोड़ा बहुत तेनाली रामा वाला जो एक एरा है वो थोड़ा बहुत उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो निकल के आएगा इम्पोर्टेंट वो है मुगल जो एरा है या मुगल जो काल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे हुए हैं डेफिनेटली। तो मुगल के बारे में यदि मैं आपको बात करूँ तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये जो एक शासनकाल रहा है इन मुगलों का, तो उसके बारे में जो बड़े बड़े जो शासक रहे हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं, मोस्टली जो होगा वो उन्होंने क्या बनवाया है, और उनके शासनकाल में जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, पानीपत युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ है वहाँ पर, ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ है, चंदावर युद्ध हुआ है, तो अलग अलग जो युद्ध हुए हैं वो किस शासनकाल में हुआ है, कौन जीता है, किसने हराया था, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो मेन जो निकल के आएगा ना वो है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, कि किसने क्या बनवाया है, ताजमहल, मोती मस्जिद, ये सब किसने बनाया है, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करना है मुगल एम्पायर में, ये इंपॉर्टेंट है, तो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तो मिडाइवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया बेसिकली हम बात करें तो मेन तो जो उसका कंसर्न चालू होगा 1857 से, जब मंगल पांडे वाला केस हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, तो वो चूँकि फेमस इवेंट जरूर है, क्योंकि वो एक प्रकार का पहला रिवोल्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन वो एक बहुत फेमस टॉपिक है, तो उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जामिनेशन से हमें फोकस करना होगा लाइट वे पे। ठीक है, लेकिन जब मेन हमारे लिए कंसर्न रहेगा वो तब जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आएंगे 1915 में, 1915 में, तो वहाँ से हमारे लिए मेन सिस्टम चालू होगा। तो वहाँ हमें फोकस करना होगा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पर हमें फोकस करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन होगा, दांडी मार्च होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, क्रिप्स मिशन होगा। ठीक है, तो ये सब हमें फोकस करना होगा। जो बहुत बड़े सत्याग्रह हुए हैं, चंपारण सत्याग्रह हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह वहाँ पर हुआ है, नील क्रांति हुई है, तो ये सब हमें जो इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस इवेंट है वो हमको वहाँ पर फोकस करना होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँ तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर आप क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का भारत वापसी आगमन दक्षिण अफ्रीका से कौन से सन में हुआ था, ये एग्जामिनेशन में आया था। आप चाहें तो मेरे इस पॉइंट को जो क्वेश्चन पेपर 2018 का है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है उसका 1915। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये चूँकि यदि मैं आपको कंपैरिजन करूं कि इन तीनों पार्ट में, तो सबसे बड़ा जो पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है मॉडर्न इंडिया। लेकिन मॉडर्न इंडिया भी अपने आप में बहुत वास्ट है, तो हमको कहाँ तक जाना है ये मैं आपको बताऊँगा। गवर्नर जनरल वाला जो एक पार्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें
जो अलग अलग समय पर जो गवर्नर जनरल बने हैं या जो वायस राय बने हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें भी जो फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे हैं, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, लॉर्ड वेलेस्ली हैं, विलियम बेंटिक हैं, लॉर्ड कैनिंग हैं, लॉर्ड डलहौजी हैं, ठीक है, और मायो है, लिट्टन है, रिपन है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब फेमस पर्सनालिटी हैं, इसलिए उस समय के, इसलिए मुझे अभी बिल्कुल ध्यान पर है यहाँ पर। तो इनके जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स रहे हैं जो अपने कार्यकाल में इन्होंने किया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमें वहाँ फोकस करना होगा। और पैरेलली जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हमारे हैं वो हमें फोकस करना होगा, स्पेशली फॉर द फ्रीडम फाइटर जो हमारे रहे हैं वहाँ पर, जैसे भगत सिंह है, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वहाँ पर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो बेसिकली जो फेमस पर्सनालिटी उस समय के रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तो उनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। उनका पेट नेम क्या रखा गया था, उनको किस नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो ये सब हमें वहाँ पर डिस्कस करना होगा। तो हिस्ट्री का एक सेगमेंट बहुत वास्ट है डेफिनेटली, लेकिन चूंकि हमें तैयारी करनी है CACB के रिस्पेक्ट में, सो आई विल टेल यू वी डू नॉट हैव टू गो फॉर द डेप्थ वे, वी हैव टू जस्ट कंसर्न रिगार्डिंग द इन a basic level so we can clear this examination. Okay, so these are the important points regarding the Indian history. तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट कि हमें क्या चीज़ यहाँ पर पढ़ना है और क्या चीज़ हमें यहाँ पर से लेफ्ट करना होगा। द रिमेनिंग थिंग्स आई विल टेल यू ड्यूरिंग द सेशंस। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द इंडियन हिस्ट्री। अब जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट निकल के आएगा हमारे इस नॉन टेक सिलेबस में वो है इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में यदि मैं आपको बोलूँ तो सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है हमारे देश भारत का, थोड़ा सा हमको वो क्लियर होना चाहिए। स्पेशली जो नदर्न जो हिस्सा है, जो उत्तरी हिस्सा है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है, बेसिकली जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल स्ट्रक्चर वाला एक बेल्ट है। थोड़ा सा चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर जो अलग अलग रेंजेस हैं, काराकोरम में, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हैं, जो अलग अलग पासेस वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी बहुत सारा केस रिसेंट ईयर में हुआ है विद चाइना, तो थोड़ा सा जो हमारे पासेस हैं, जो जिला पास है, थोड़ा सा वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो बेल्ट हो गया और हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला बेल्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला बेल्ट हो गया, उत्तराखंड वाला बेल्ट हो गया, थोड़ा सा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत आपको एक बेसिक लेवल पर इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से एक फिजिकल मैप जो है, थोड़ा सा आपको वो ध्यान पे उसका होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं आपको बोलूँ तो एक ज्योग्राफिकल लेवल पर इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है, ये मालूम होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से क्रॉस करता है, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एक बेसिक ज्योग्राफिकल जो एक स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ का, थोड़ा बहुत आपको वो भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे लिए वहाँ पर से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान पे रखिएगा, एग्जामिनेशंस में इम्पॉर्टेंट है। तो और मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पर, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नदियाँ, ठीक है भाई। तो कौन कौन सी नदियों कहाँ कहाँ उद्गम है, स्पेशली मैं बात करूँ तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये सब इम्पॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। ताप्ती है, ये इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा नदी है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली कृष्णा और गोदावरी नदी के ज़्यादा हैं, इसलिए हमको बेसिकली उनका जो उद्गम है, उनका जो ओरिजिनेशन है, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, ये थोड़ा सा पार्ट हमको फोकस करना होगा। और मैं आपको बता दूंगा एक क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आया था 2007 के पेपर में, वहाँ ये पूछा गया था कि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। उसके ऑप्शन में थे वहाँ पर नाइल रिवर था, अमेजोन था, ब्रह्मपुत्र था, और एक चीन की जो नदी है यांगजे करके, तो वहाँ की एक नदी का नाम था, लेकिन जो उसका आंसर है वो नील नदी है, या नाइल नदी भी, नाइल रिवर भी उसको हम बोल सकते हैं। ये 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2007 पेपर। तो ये आप आज से लगभग जो 13 साल पहला जो पेपर हुआ था, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसलिए ड्रेनेज सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी नदियां हैं उसके उद्गम पर फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेट जो इंडिया का है, ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आया हुआ है, CACB में आया हुआ है।
टॉपिक, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इसमें क्या क्या फैक्टर्स को हमें कंसर्न करना है व्हेन वी विल डिस्कस। सो आई टेल यू अबाउट दिस। एग्रीकल्चर पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कृषि वाला जो हिस्सा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो खाद्यान्न हैं, जो फसलें हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई गेहूं की पैदावार ज़्यादा कहाँ पर होती है, गेहूं है, चावल है, पैदावार ज़्यादा कहाँ पर होती है, सोयाबीन की पैदावार ज़्यादा कहाँ पर होती है, तिल वाले जो पार्ट हो गए, मसाला वाला जो पार्ट हो गया, ये सब जो खाद्यान्न के लेवल पर जो निकल के आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूँ एग्रीकल्चर का, मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में यदि मैं बात करूँ तो मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी चूना पत्थर हो गया, एस्बेस्टस हो गए, माइका हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, ये सब एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर फोकस करना होगा कि कौन से स्टेट में कौन सा चीज़ ज़्यादा मिलता है। हमारे यहाँ टिन मिलता है ज़्यादा, ठीक है, कोरंडम कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा ये सब थोड़ी चीज़ें हमको ध्यान रखने पड़ेंगी। मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट। और एनर्जी, चूँकि हम CSEB का एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं तो भाई एनर्जी डेफिनेटली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एनर्जी का आप एक काम बिल्कुल कर सकते हैं कि आप एक डिटेल वे पे या एक अच्छे लेवल पर आप एक इंफॉर्मेशन निकाल के रखें कि एनर्जी के रिस्पेक्ट में करंट इंडिया अभी किस पोजीशन पर रन कर रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारी कैपेसिटी क्या है अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई विल टेल यू दिस ऑल डिटेल्स व्हेन विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी पार्ट ऑफ अवर इंडिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पार्ट मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्वेश्चन 2010 के पेपर में आया हुआ था, जहाँ पर बेसिकली ये था कि भाई जो चारों जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट मैं बात करूँ वहाँ पर तो जो चारों जो हमारी बिग सिटीज़ हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और आपका वेस्ट बंगाल है, तो उनको ऐड करके एक बनाया गया था, ठीक है। तो वो उसके बारे में क्वेश्चन वहाँ पर से आया था, ये ध्यान रखना है। मेजर ट्राइब्स के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, इसलिए मैंने ट्राइब्स के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ज्योग्राफी में बेसिकली हमें इस पार्ट पे फोकस करना है। इसके अलावा भी टॉपिक बहुत सारे निकल के आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि वो उतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है तो हम उतना वहाँ पर फोकस उसको नहीं करेंगे। इतना भी आप कवर कर लेंगे जो मैंने आपको बताया है तो ये सफिशिएंट होगा, ध्यान रखिए। और जो रिसेंट ईयर में यदि मैं बात करूँ आपको, तो जो रिसेंट जो पेपर हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन जो यहाँ पर से आए हैं कि 2013 के बाद जो पेपर हुआ वहाँ पर आया, लेकिन अभी यहाँ पर से क्वेश्चन इसमें नहीं आया हुआ। एक क्वेश्चन जो आया था लास्ट टू लास्ट ईयर बेसिकली एक प्रोजेक्ट से उसका संबंध था, एक डैम से संबंधित वो क्वेश्चन आया हुआ था, उसको आप भी ड्रेनेज सिस्टम में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंडियन ज्योग्राफी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसी के साथ साथ ज्योग्राफी पार्ट में ही इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाला पार्ट भी निकल के आता है। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बेसिकली पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन जैसा सबको मालूम है, पॉल्यूशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी हमारे ना केवल हमारे देश का बल्कि संपूर्ण विश्व का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉल्यूशन। तो इसके ऊपर जो भी समिट हुए हैं अलग अलग हम बात करें, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम ग्लोबल वार्मिंग वाला एक पॉइंट बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंजिंग वाला एक पॉइंट बोल सकते हैं। तो जो भी क्योटो प्रोटोकॉल हमारे हुए हैं, ठीक है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, और थोड़ा सा हमको वहाँ पर बेसिक जो उसका फोकस करना होगा, कौन कौन से मेजर जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो इसमें अपना परसेंटेज शेयर करते हैं जिसकी वजह से इसका पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, थोड़ा सा हमको वहाँ पर फोकस करना होगा, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। नेशनल पार्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया, 2010 के पेपर में आया था कि फर्स्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप ये मान के चलेंगे जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, या तो क्वेश्चन वहाँ से एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ पर से डेफिनेटली आ सकता है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी होंगी, सो आई विल टेल यू व्हाइल डीलिंग विद दिस ऑल सब्जेक्ट इन द सेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर वाला जो एक पार्ट है ये भी ज्योग्राफी का एक स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो इसमें बेसिकली हमें फोकस करना है लिटरेचर, साहित्य बेसिकली जो बड़े बड़े जो लेखक हैं वो कौन कौन से साहित्य को लिखे हैं हमारे, थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। म्यूज़िक के बारे में आपको मैं बात करूं तो बेसिकली इसका संबंध जो निकला है, जो फेमस पर्सनालिटी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो गिटार में है, सितार में है,
ठीक है। तो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर होते हैं वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो उनको भी भारत के जो सर्वोच्च सम्मान होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जिनको भी मिला हुआ है रिसेंट ईयर्स में, आप वहाँ फोकस कर सकते हैं कि कौन से ऐसे जो म्यूजिक से जो रिलेट करते हैं उनको जो मिला हुआ है, तो वहाँ पर से आप एक प्रकार से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर उठा सकता है, चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। डांस का आप देखोगे, डांसेस जो अलग अलग भारत में होते हैं, कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, मोहिनीअट्टम होता है, ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आए हुए हैं। थोड़ा सा हमको यहाँ फोकस करना होगा कि ये किस किस राज्यों में कौन कौन से नृत्य वहाँ पर होते हैं। ठीक है। और उसके जो फेमस पर्सनालिटी हैं, थोड़ा सा हमको वहाँ पर फोकस करना होगा। ओके, सो दिस आर दी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंडियन ज्योग्राफी। आई होप आपको ये बहुत चीज़ समझ में आया होगा कि ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हमको कहाँ तक अपने को कंफाइन करना है, चीज़ें थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंडियन ज्योग्राफी। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा हमारे जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट में, वो है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिक्स आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये है अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमको इसको एक लिमिटेड वे पे ही स्टडी करनी होगी। ठीक है। ये देखते हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हमें देखना होगा, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो कैसे हुआ, कौन कौन उसके मेंबर थे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से। प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट के तहत जो शब्दों को जोड़ा गया है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सिटीजनशिप में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्लॉज हैं इम्पॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। FR मतलब फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि मैं बात करूँ आपका इस इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में, तो फंडामेंटल राइट जो हैं आपके, वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैक्सिमम जो अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, यदि क्वेश्चन आए तो फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। उसके बाद DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट फंडामेंटल राइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद यदि बात करूँ मैं, तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और डेफिनेटली यहाँ से आ भी सकते हैं। पार्लियामेंट, संसद से, प्रेस मतलब प्रेसिडेंट से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, यहाँ पर हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो हमें बनना चाहिए। ये बिल्कुल यहाँ पर आ सकता है। पैरेलल यदि बात करूँ मैं, तो सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज और म्यूनसिपाल्टी, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज और म्यूनसिपाल्टी, थोड़ा सा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी के जो रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, उसके रिस्पेक्ट से भी ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट किए गए हैं हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट जो इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटी, जहाँ हमें फोकस करना है। ठीक है। इन डेप्थ नहीं जाना है, लिमिटेड वे पे स्टडी करनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या पार्ट को फोकस करना है, नेशनल इनकम जो हमारा होता है हमारे देश का, वहाँ पर फोकस करना है, कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखा भी मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, किस प्रकार से हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है। GDP के बारे में आपने सुना होगा, GDP बेसिकली क्या होता है, ये सब टर्म्स में वहाँ पर देखने होते हैं। ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, कैसे ये काम करता है, किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ये हमें देखना होगा। यूनियन बजट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप देखिए, यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस यदि हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से आ सकता है। यूनियन बजट से हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है हमें वो ध्यान देना होगा यूनियन बजट का एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में। और फाइनेंस कमीशन, चूँकि फाइनेंस कमीशन एक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280, ठीक है, 280 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन के अभी चेयरमैन कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। साथ साथ कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यदि मैं आपको बताऊँ तो बैंकिंग के जो कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो आपको मालूम होना चाहिए। जो भी जैसे हम लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन है, आपने एक वर्ड सुना होगा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन वर्ड सुना होगा। तो कुछ कुछ जो फेमस और टर्मिनोलॉजीज़ हैं, थोड़ा सा उसको आपको क्लियर होना चाहिए।
कि रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी की यदि क्वेश्चन यहाँ पर से आए तो आपको वहाँ पर से बन सके, ठीक है। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटी एंड द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट जो है वो है जनरल नॉलेज का सेक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इन द वर्ल्ड इंडिया मेल एंड फीमेल, ये हमें फोकस करना होगा, मतलब जो फर्स्ट है ना, कौन कौन से एरिया में कौन कौन फर्स्ट आया है वर्ल्ड में और इंडिया में भी मेल और फीमेल दोनों, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी, जो अलग अलग कंट्री हैं, या मैं आपको बोलूँ जो बहुत ही ऐसी कंट्री जिनका नाम बहुत फेमस है, तो वो इम्पोर्टेंट है, उनका कैपिटल और उनकी करेंसी, ये एग्जामिनेशन में आया है। और मैं आपको एक प्रकार का यदि हिंट दूं तो आप ये लेके चलिए कि जो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है ना, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ठीक है भाई, तो थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, आप केयर कीजिएगा इसको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कंट्रीज, उनके कैपिटल एंड दी करेंसी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। यूनेस्को ने कौन कौन सी इंडियन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया है, ये हमको देखना होगा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फेमस टूरिस्ट प्लेस, इंडिया में कौन कौन से फेमस टूरिस्ट जो प्लेस हैं, ये हमको केयर करना होगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, ये क्वेश्चन ना, इस टॉपिक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, क्लियर है, ठीक है, कि भाई कौन कौन सा जो इवेंट है और किस पर्टिकुलर डेट पर है, ये एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है, वर्ल्ड टोबैको डे, ये सब एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ठीक है। नेशनल साइंस डे, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ टॉपिक है, ठीक है, तो आप ध्यान पे रखिएगा। यूनाइटेड नेशन, ये तो खैर अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, लेकिन इसमें भी जैसे प्रकार से इसके कुछ सेक्शन डिवाइडेड हैं, 6 से 7 सेक्शन जो इसके होते हैं, इसमें जो इसका सिक्योरिटी काउंसिल वाला जो पार्ट है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना होगा अभी कि प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशंस का, और जो सिक्योरिटी काउंसिल वाला जो पार्ट है उसके कौन जो 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, आपको वो केयर करना होगा अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, एग्जामिनेशन में वहाँ आएगा। और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस, तो भी आप देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपको यूनाइटेड नेशंस के ऊपर हमने वीडियो प्रोवाइड करके रखा हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, आपको वहाँ से ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स, अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पहले भी आए हैं, इस बार भी आएंगे। और यदि आपको अभी ये ध्यान होगा कि 2021 का जो ओलंपिक है जो कि टोक्यो में अभी चल रहा है जापान में, तो जो सबसे पहला मेडल जो जिनको मिला है वो है मीराबाई चानू, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था कि मीराबाई चानू जो हैं बेसिकली वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, तो वहाँ पर जो आंसर था वो है मणिपुर, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। और साथ ही साथ अवार्ड्स एंड ऑनर, तो अवार्ड एंड ऑनर जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अवार्ड्स, जो बड़े बड़े जो वर्ल्ड लेवल पर जो बड़े अवार्ड हैं, जैसे कि नोबेल का अवार्ड हो गया वहाँ पर, ठीक है, आपके पुलित्जर प्राइज़ हो गए, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। रमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मान बुकर जो अवार्ड मिलता है, बुकर प्राइज़, तो वो इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड लेवल पर यदि हम बात करें तो ग्रैमी अवार्ड मिलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उस हमको फोकस करना है। और ऑनर्स, यदि मैं बात करूं किसी इंडियन को एक वर्ल्ड लेवल पर यदि ऑनर किया गया है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी एक भारत रत्न अवार्डी को बहुत बड़े अवार्ड सम्मानित किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेशनल अवार्ड के बारे में बात करूं तो आपको मालूम है भारत का सर्वोच्च सम्मान जैसे है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो भारत से मिलते हैं, जैसे व्यास सम्मान पुरस्कार हो गया, ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार हो गया, ठीक है, और आपका भटनागर पुरस्कार हो गया। तो जो भी भारत के जो इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स हैं उस कौन रेसिपिएंट हैं, किसको प्राप्त हुआ है, ये आपको थोड़ा सा वहाँ पर उसको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दादा फाल्के साहब अवार्ड आपको मालूम होना चाहिए, एग्जामिनेशन में आया हुआ है वहाँ पर, ठीक है, इसको आप ध्यान पे रखेंगे। तो
यदि आपको मैं बोलूँ तो जीके में तो ये सब तो हमें क्लियर करना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है। सो फोकस फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट आल्सो, क्लियर। इसके अलावा यदि मैं आपको बात करूं तो जनरल साइंस का भी कुछ पार्ट निकल के आता है। यदि मैं आपको बात करूं तो जनरल साइंस में से फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, बायोलॉजी है, तो उनके जो बेसिक वाले जो पार्ट है ना आपको सिर्फ वहीं पर फोकस करना है, अदरवाइज क्योंकि उनका भी सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में भी बेसिकली जैसे जहाँ पावर वाला पार्ट आएगा, वर्क है, एनर्जी वाले जो पार्ट निकल के आ रहे हैं, बेसिकली जो न्यूटन्स लॉ निकल के आएगा वहाँ पर हमको फोकस करना होगा। केमिस्ट्री में भी जो एटम वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो पीरियोडिक टेबल होता है वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, तो हम बेसिकली बस फोकस करना होगा। मैं बायोलॉजी वाले पार्ट में यदि मैं आपको बात करूँ तो जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, जो डिसीज वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, जो डेफिशिएंसी वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो बायोलॉजी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक मैंने आपको बताया है हमें वहीं फोकस करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वहीं से आए या फिर जो आएंगे तो वहीं से ही आएंगे, इसको आप लेके चलिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये होगा कोई जनरल साइंस वाला पार्ट। तो ये था एक कंप्लीट जो मैंने आपको बताया कि जनरल स्टडीज़ में क्या क्या हमको फोकस करना है। हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, जनरल नॉलेज वाला पार्ट हो गया, जनरल साइंस वाला पार्ट हो गया। तो ये सब हमें इसको वहाँ पर कवर करना होगा। तो ये सब जो कंप्लीट जो निकल के आएगा तो ये बेसिकली हमको देगा 10 मार्क्स का। तो आप सोच रहे होंगे 10 मार्क्स के लिए इतना सारा हमको स्टडी करना होगा, तो ध्यान रखिए इस CSEB के रिक्रूटमेंट में एक एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन के गलत या सही होने से खेल खत्म हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए कि 10 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट लेव दिस पार्ट। सो आई होप कि ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया है ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है, ताकि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको एक इफेक्टिव वे पे अपने डायरेक्शन दे सकें अपने प्रिपरेशन को। और आई होप कि रिजल्ट आपके फेवर में डेफिनेटली इस प्रिपरेशन से आएगा। CSEB रिक्रूटमेंट में जो उसका नॉन टेक सेगमेंट होगा, जनरल स्टडीज़ के अलावा जो अदर पार्ट निकल के आता है वो आता है अर्थमेटिकल एबिलिटी एंड जनरल मेंटल एबिलिटी वाला, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन सा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अर्थमेटिकल में नंबर सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SCF एंड LCM वाला जो पार्ट है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एजेस के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एजेस में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इवन डेसिमल वाले से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस से एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने कुछ ऐसे टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ या फिर आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। ये टॉपिक हमारे CSEB रिक्रूटमेंट के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो जनरल मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि मैं एक रेशियो के बारे में बात करूं तो लगभग 10 क्वेश्चन दोनों को मिला के आने हैं। तो जो मैक्सिमम जो एक वेटेज निकल के आता है वो जनरल मेंटल एबिलिटी सेक्शन में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो सीरीज कंपिलेशन वाला है, मतलब जो सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनेशन में हर बार एग्जामिनेशन CSEB के हर बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है, ब्लड रिलेशन भी हर बार एग्जामिनेशन में आया है। तो सीरीज कंप्लीशन और ब्लड रिलेशन तो हर बार एग्जामिनेशन में आया है, आप ये बिल्कुल उसको लेके चलेंगे। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फिगर मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर भी CSEB एग्जामिनेशन में रिसेंट ईयर्स में डेफिनेटली पूछ रहा है। और डाइस के जो क्वेश्चन भी हैं तो ये अभी रिसेंट ईयर में एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। आप ये टॉपिक लेके चलें कि जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ये इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली आए भी हुए हैं और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ भी सकता है। तो यदि हम बात करें तो ये दोनों ही सेक्शन को मिलाकर लगभग 10 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन है वो रेडी होगा। मतलब 10 क्वेश्चन जो है मतलब 10 मार्क्स का हमको यहाँ पर से गेन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना वो एक नॉर्मल लेवल पे रहेगा, कोई बहुत बड़ा टफ लेवल पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यदि थोड़ा सा भी आपका बेस स्ट्रांग है, आपने प्रॉपर प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली इस सेगमेंट को भी अच्छे से बना पाएंगे और मार्क्स को गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सिलेबस था ये मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया हूँ और आई होप कि ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा आपके प्रिपरेशंस के लिए। एंड डेफिनेटली आई होप
कि आप अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एंड सो आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट टू यू और द प्रिपरेशन, एंड माय बेस्ट विच इज़ ऑलवेज विथ यू, कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम को और इस एग्ज़ाम क्लियर करने की पूरी कोशिश कीजिए। और जो भी हमारे साइड से जो भी बन सकेगा हम उसके लिए बिल्कुल हमेशा अवेलेबल हैं। ठीक है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए आपकी जो भी कुछ भी और भी रिक्वायरमेंट यदि आपको लगती है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेटली हम उसमें इनिशिएशन लेंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CSEB एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।